हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th की जो तमिलनाडु की जो बुक है उससे हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, इसको देखते हैं। वर्ल्ड वॉर वन की ज़रा आप में से मुझे कोई टाइमलाइन बताओ कि पहला विश्व युद्ध कब होता है। वेरी गुड। 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। अब यहाँ से आप सारी चीज़ों से रूबरू हो जाओगे। आपको ये भी पता लगेगा कि जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर ख़त्म हो गया था आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर थी तो उस टाइम पर क्या भारत के सैनिकों ने, भारत के लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन करा अपना किसी न किसी फॉर्म में। अंग्रेज़ों की सेना की जो एक बटालियन थी, या फिर आप ये कह लो जो एक उसका पूरा का पूरा एक फोर्स था, ग्रुप था, तो क्या उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका क्या रिएक्शन था, ब्रिटेन के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का रिएक्शन इंडिया में क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है। देखो, 1914 विश्व के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो एकदम से ऐसे ही नहीं हो गया कि इट वाज अ सडन इवेंट, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। 1789 से ही जो पॉलिटिकल और सोशल प्रोसेसेस जो पूरी दुनिया में जो चल रहे थे, स्पेशली कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर, ये रीज़न बने धीरे धीरे करते करते 1789 से जो घटनाक्रम स्टार्ट हुआ वो आगे चलकर पहले विश्व युद्ध का कारण बना। रिसोर्सेज को लेकर जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो होड़ मची थी और दुनिया का बाप बनने की जो सबके अंदर जो चाहत थी हर एक देश के अंदर, अल्टीमेटली सबका वो लालच देखने को हमें मिलता है साल 1914 के अंदर, जब आमने सामने बिल्कुल खुला होकर फ्री माइंड से सब लोग ये कहते हैं कि चलो युद्ध ही लड़ लेते, देख लेते कौन ज़्यादा पावरफुल है। इसने 20वीं शताब्दी के अंदर जो भी घटनाक्रम होने वाली थी उसको शेप करके रख दिया इस पहले विश्व युद्ध में। जो इतिहासकार हैं वो इस टाइम पीरियड को कहते हैं द लॉन्ग 19th सेंचुरी। था ये 4 साल का ही, 1914 टू 1918, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट थे, शुरुआती हुई है ना, देख लो 1900s की, 1910, 11, 12, 13 गया, 14 में विश्व युद्ध, लेकिन 1914 और 18 के बीच में चलने वाला पहला विश्व युद्ध, और ऊपर से फिर 1939 टू 45 के अंदर उसने पूरा का पूरा लेट 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी का रंग रूप बदल के रख दिया। अब ये एक प्रकार का पहला इंडस्ट्रियल वॉर था जिसका मुद्दा बेसिकली ये था, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग रीजन्स के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो सिविलियन पॉपुलेशन थी अलग अलग देशों के अंदर जो रह रही थी, जो भी पहले विश्व युद्ध के अंदर जो देश इन्वॉल्व थे उनके अंदर रहने वाले लोग प्रभावित हुए, और पहले विश्व युद्ध के अंदर जो देश नहीं भी थे डायरेक्टली उन देशों के ऊपर प्रभाव पड़ा, एंड अल्टीमेटली उन देशों की जनसंख्या के ऊपर प्रभाव पड़ा। दुनिया का पूरा नक्शा बदल के रख दिया इस पहले विश्व युद्ध ने, और ये नक्शा फिर से बनाया गया इन द सेंस के कोई लाइन या कोई बाउंड्री नहीं खींची गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो अलाइंसेस थे वो पूरा का पूरा बदल कर, मतलब इस पहले विश्व युद्ध ने बदल कर रख दिया। अभी तक इससे पहले 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में 3 मेजर एम्पायर्स तो अभी तक दुनिया में टिके हुए थे, इस विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद वो ध्वस्त हो गए, वो मिट्टी में मिल गए। कौन से थे ये 3 एम्पायर? बचपन से हम इनके नाम सुन रहे हैं। एक जर्मन एम्पायर, दूसरा ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर,
और तीसरा सबसे फेमस, इसका नाम तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन आज के टाइम पर कौन सी जगह, देखो ऑस्ट्रिया तो कंट्री है, हंगरी भी कंट्री है, जर्मनी भी कंट्री है। ऑटोमन का आज नाम क्या है, कौन सी जगह है? अगर मेरे को मतलब वर्ल्ड मैप देखना तो कहाँ देखने को मिलेगा? टर्की। भारत के अंदर ऑटोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ एक मुद्दा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया था। कौन सा मुद्दा था वो? बताओ। मैं कह रहा हूं ऑटोमन एम्पायर के अंदर, ऑटोमन एम्पायर से प्रभावित हुआ एक मुद्दा था। अल्टीमेटली वो मुद्दा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट करा गया। कौन सा था वो मुद्दा जो कि ऑटोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ था? खिलाफत तो मूवमेंट थी, खलीफा का इशू। ठीक है, खलीफा का इशू। तो बिगेस्ट आउटकम जो थी इस वॉर की, इट वॉज द, हाँ कोई बात नहीं, जो ऑटोमन एम्पायर जो था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोमन एम्पायर टर्की के अंदर, आपको पता है मुसलमानों के सबसे दिग्गज नेता, सबसे दिग्गज लीडर यहाँ पर बैठा करते थे, खलीफा, है ना। मैं ये पूछ रहा था कि ऑटोमन एम्पायर से जुड़ी हुई एक पोस्ट या एक मुद्दा जिसका प्रभाव भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर पड़ा, वो क्या था? तो वो था खलीफा का इशू। अल्टीमेटली विच टर्न आउट टू बी अ खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। दो भाइयों ने उस मूवमेंट को अंजाम दिया था। कौन थे वो भाई? दोनों सगे भाई, शौकत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, और उन्होंने गांधी जी के साथ हाथ मिलाया और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम क्या हो गया था? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जब मैं इसको एम्पायर कह रहा हूं तो जैसे राजा महाराजा की वेशभूषा, उनकी पोशाक, उनका दरबार, जिस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो श्रेया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। यानी कि मोनार्किकल सिस्टम इन सारी देशों में आपको देखने को मिलेगा उस टाइम पर। ओके, अब बिगेस्ट आउटकम इस वॉर का जो निकला, दैट वाज रशियन रेवोल्यूशन। इस तमिलनाडु सीरीज की इतनी प्यारी बातें लगती हैं मुझे इसकी किताबों में कि 10वीं क्लास में आपको ये वाली बात ये बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा आउटकम रशियन रेवोल्यूशन था। अच्छी से अच्छी धुरंधर किताबें ये नहीं बताती हैं, और जब लौंडे लपाड़े लिखने बैठते हैं ना मेंस का पेपर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो सारे आउटकम लिख देते हैं। वॉर हुआ, ये हुआ, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, डिस्ट्रक्शन हुई, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ गया, रिसेशन आ गया, फलाना आ गया। रशियन रेवोल्यूशन सबसे बड़ा इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो शायद से रशियन रेवोल्यूशन रुक जाता, रशिया में होने वाली क्रांति रुक जाती। इसको हम पढ़ेंगे, इसका क्या लिंक है। और इसके साथ वो कौन सा लीडर जुड़ा हुआ है जिसका प्रभाव भगत सिंह के ऊपर भी था? जल्दी बताओ। बोलो भाई, रशियन रेवोल्यूशन के साथ कौन सा लीडर जुड़ा हुआ है जिसका प्रभाव भगत सिंह के ऊपर भी था? लेनिन, सही बोल रहे हो, लेनिन, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। नहीं, भगत, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक दिग्गज नेता जिसका प्रभाव भगत सिंह के ऊपर था, लेनिन। ठीक है, लेनिन के अलावा एक और दिग्गज नेता था अर्सवाइल यूएसएसआर में, क्या नाम था उसका? मिलता जुलता नाम, स्टालिन। ठीक है, उस टाइम पर यूएसएसआर में कैसा पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता था? वन पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम। लेकिन कुछ तारीफों के पुल तो इसके बांधने पड़ेंगे हमें रशियन रेवोल्यूशन के बाद। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च विच प्लान? बताओ जल्दी, जिससे इंडिया में 5 ईयर प्लान। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च विच स्कीम? ओल्ड एज पेंशन स्कीम। और इन दोनों चीज़ों का, 5 ईयर प्लान और ओल्ड एज पेंशन स्कीम का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है हमें भारत में? जब कौन सी बॉडी बनती है? प्लानिंग कमीशन। कौन से साल में?
1950 में कौन सा प्लान लाते हैं वो? 5 ईयर प्लान। कितने चलते हैं 5 ईयर प्लान हमारे देश में? टोटल 12। ठीक है। टर्मिनेट कब हुआ? लास्ट 17। ठीक है। डोंट वरी, मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, ऐसी कहानी आपको समझ में आएंगी। ठीक है। सारे सब्जेक्ट के अंदर इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इट वॉज अ यूनिक इवेंट एज वेल एज द फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। रशियन रेवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। पहली क्रांति थी। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत बोल रहा है, हम तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ते हैं जो कि इससे काफ़ी साल पहले हो चुका था। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसका जो इम्पैक्ट था शुरू में, या वो जो मुद्दा था वो फ्रांस के साथ ही एसोसिएटेड था। वहां पर राजा था, अगर आपने कभी सुना उसका नाम, लुई 16। जनता उससे बड़ा त्रस्त थी, बहुत ज़्यादा। और जब वो गद्दी पर बैठता है अपने बाप के मरने के बाद, लुई 15 के बाद, तो जो राजकोषी होती है जिसके अंदर पूरा धन होता है वो कंगाल हो गई थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे एक मुख्य कारण ये भी था, ब्रेड के प्राइसेस का बढ़ना। सीरियसली बता रहा हूँ, ब्रेड के प्राइसेस का बढ़ना। वहाँ पर जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो वो लोग लोफ ऑफ ब्रेड खाते हैं ना, यूरोपियन देश वाले। लेकिन उसका प्रभाव फ्रांस तक ही सीमित था, आगे चलकर यूरोपियन देशों पर पड़ा। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि ये घटनाक्रम चलते चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन जाएगी। इसलिए बोला जा रहा है इट वॉज अ यूनिक इवेंट एज वेल एज द फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, इस लाइन को आप रिजेक्ट एक तरीके से कर सकते हो, फैक्चुअल तरीके से, कि नहीं पहला रेवोल्यूशन ही था, इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। ठीक है, बोल सकते हो आप इसको। फॉर द फर्स्ट टाइम जो देश थे अलग अलग जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करा, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनको ये समझ में आ गया जान माल की जो हानि हुई है, इसके लिए दुनिया में एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बिग डैडी होना चाहिए। और उस बिग डैडी का गठन करा गया जो जीते हुए जो देश थे उनके द्वारा, और उसका नाम हुआ जो आज यूएन जो है उसका जो पुराना नाम है, लीग ऑफ नेशंस। क्या मैं लीग ऑफ नेशन को एक सक्सेसफुल बॉडी कह सकता हूं? थी, लेकिन कब तक सक्सेसफुल रही? कौन से साल तक? हाँ, तो कब तक, कौन से साल तक? जब तक क्या होता है 1939 तक। ठीक है, 38 तक कह लो, 39 में तो शुरू ही हो गया, तब तक वो रही। क्यों? इसको बनाया क्यों गया था? दुनिया में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने क्या पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी क्या? बिल्कुल। ये तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, लाइटली है, मतलब समझने तो दूसरा भी आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आना ज़रा, और हिटलर को देखना, आपको पता लगेगा जिंदगी में ना कभी भी किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। कोई इंसान अपना कभी बदला या अपनी बेइज्जती कभी भूलते नहीं है। उसके माँ बापों को जूस ने मारा था, होंगे कुछ इक्के तुक्के, मतलब एक रीजन के जूस होंगे वो, उसने पूरे दुनिया के जूस का नक्शा बदल के रख दिया, उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। ये होनी चाहिए टेंडेंसी इंसान में, और इससे इंस्पिरेशन ही मिलती है। हिटलर को प्रमोट नहीं करना चाहिए मैं, लेकिन 2013 के टॉपर थे, रैंक 7, 2013 नहीं 14 यूपीएससी में। इंटरव्यू में उनसे बोला गया, वो कहते कि क्या अच्छा लगता है आपको, तो उन्होंने बोला सर मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक करी हुई है, और पता नहीं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, क्या हूँ, और मुझे लेकिन जब मैंने यूपीएससी के दौरान वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे हिटलर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। तो चेयरमैन ने टोका उनको, क्या आप डिस्ट्रिक्ट में जाके कल को कुछ कर देंगे, और आपने प्रेफरेंस भर रखी, सेकंड प्रेफरेंस आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। लेकिन उन्होंने अच्छे पॉइंट बताए, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उनकी रैंक 7 आ गई।
हिटलर से हम ऐसे जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, मतलब इन द सेंस के अगर आप कुछ अच्छे पॉइंट सच में प्रेजेंट कर सको तो आप ठीक है। क्योंकि देखो ना, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहीं आ जाएगा सर, क्यों मतलब ये फालतू चीज़ें पक रहे हो। तो भाई बात ऐसी है कि आपने शायद से ज़िंदगी में कभी एथिक्स का पेपर उठाकर नहीं देखा, ठीक है। एथिक्स में कुछ भी अंड शंड कोट आ जाते हैं और फिर उसको बोला जाता है कि उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ से, प्रेजेंट सिचुएशन से, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रिलेट करके कुछ एग्जांपल देकर समझाओ। अगर कल को एक कोट आ गया अगर कुछ कि हम लोग नेगेटिव कैरेक्टर से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अब उस टाइम पर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तो जिक्र करने नहीं लग जाओगे, है ना। तो बेटर ये कि GS 1 से लेकर 3 तक आपने जो पढ़ रखा हो, और जब कैरेक्टर की बात हुई हो रही है तो GS पेपर 1 में ही मिलेंगे आपको कैरेक्टर। तो वो चीज़ है कि मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी फोकस करा करो, घटनाक्रम के ऊपर भी फोकस करा करो, एनालिसिस भी करा करो उसकी, ताकि लंबी समय में जब आपको स्टोरी याद रहेगी ना तो ही आप आंसर को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज टू बी फ्रैंक, एथिक्स मैं प्रिपेयर करवाऊंगा लेकिन एथिक्स का कोई सोर्स होता नहीं। एथिक्स आपको ऑन फुट उस दिन खेलनी पड़ती है। ऑब्वियसली बात है, पेपर 100% प्रिडिक्टेबल होता है, एक अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ उसकी है, लेकिन मार्क्स की वेरिएशन कैन गो एज फार एज 32 से 132 तक। और आप समझ रहे हो, अगर आपके 32 तो छोड़ो, 64 भी अगर आप आए तो आपका उस साल सिलेक्शन नहीं होना है। कैसे हो जाएगा? 250 नंबर में से अगर आप 62 लेकर आ रहे हो, आपका कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे घटनाक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके रेपरकशंस, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट रशियन रेवोल्यूशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन लाइक लीग ऑफ नेशन। बाद में लीग ऑफ नेशन का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस। क्या ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है? क्यों? हाँ, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। देखो बोला करो उसको, UN को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना भाई, आपको ये नहीं होते। और श्रेया IFS समझ रहे हो, वो वहीं से ट्रांसपोर्ट कर देंगे वो रशिया, ठीक है। UN जो है UN जो है वो बेसिकली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, ठुक जाता बेचारा, बच गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर जब तीसरा विश्व हो सकता था, वो तो जॉन F कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव की बात हो गई थी फ़ोन पे। याद है मयूर वो घटना पूरी की पूरी के उसने उसको बोला था शिप वापस लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो बोल देता कि मैं तो नहीं लौटा रहा शिप, 5 सेकंड भी नहीं लगते तीसरा विश्व युद्ध होने में। और उस टाइम पर न्यूक्लियर युद्ध होता वो। और बेचारा क्यूबा तो जितना उछल रहा था, क्यूबा तो दिखता भी नहीं वर्ल्ड मैप पे, कि इतिहास हो जाता कि हाँ भाई यहाँ पर ना एक स्तंभ लगा दिया जाता बीच समुद्र में कि क्यूबा जैसी कोई कंट्री थी। अच्छा, UN कब बनता है, कौन से साल? नाइनटीन 46, 24 अक्टूबर 1945। और एक और चीज़, हाँ, ये बना कैसे, कौन सा डॉक्यूमेंट आया था? ये बना कैसे? नहीं, अरे हर किसी चीज़ के लिए एक डिक्लेरेशन तो होती है ना कुछ होता है। ये बना था, नहीं कुछ भी UN चार्टर कितने नेशन ने साइन करा था? 50। अब देखो, होड़ मचेगी एक पूरी दुनिया में, जो मेजर पावर्स हैं उनके अंदर एक होड़ मचेगी, एक रेस चलेगी, उथल पुथल चलेगी कि कौन कितनी कॉलोनी बना सकता है। अब कॉलोनी क्या होता है बताओ, ये कैसे बनती है? वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कॉलोनी कैसे बनती है बताओ? कौन सी कॉलोनी है? हमारी घर के बगल वाली कॉलोनी की बात हो रही है?
देखो इसको लिखा कैसे जाता है पेपर के अंदर, वो देख लो। पावरफुल नेशन जब किसी देश के इकोनॉमिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल व्यवस्था को, सोशल व्यवस्था को, फाइनेंशियल व्यवस्था को और उसकी टेरिटोरियल व्यवस्था के ऊपर जब पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी पावर ग्रैब कर ले, तो हम बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। लेकिन अभी समझने के लिए इतना ठीक है, समझने के लिए ठीक है, क्योंकि एक डिफरेंस बताऊंगा तब आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा। कॉलोनियलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। और मेरा दिमाग ये कहता है कि ये क्वेश्चन आया नहीं कभी कभी कहीं पर भी, लेकिन दिमाग मेरा ये कहता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्योंकि जब रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं एग्जामिनर्स के पास, तो एक चीज़ हो सकती है डैट सोच के देखो ऐसा क्वेश्चन, अभी होश उड़ाता हूँ मैं आपके। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कॉलोनियलिज्म को हटाने से एसोसिएटेड था या इंपीरियलिज्म के साथ एसोसिएटेड था, और अगर था तो क्यों? अब भगत सिंह की मूवी देखकर कोई भी श्रेय कह देगा ना, जब वो कोर्ट में चला था ना, इनकलाब जिंदाबाद डाउन विद इंपीरियलिज्म, कहता है ना भगत सिंह। लेकिन क्या कॉलोनियलिज्म नहीं था क्या इनकलाब जिंदाबाद के नारे के अंदर, या दोनों थे? और फिर डिफरेंस क्या होता है अगर दोनों थे? भगत सिंह जो सोशलिस्ट लीडर था, तो सोशलिस्ट लीडर्स क्या चाहते थे और गांधी जी क्या चाहते थे, मैं बताऊंगा आपको ये पूरी चीज़ें, ठीक है? लेकिन वो तभी समझ में आएगा। देखो अब वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सामने अभी आ रही है, धीरे धीरे करके आपका बेस बनेगा, आप ये खुद आंसर करने लगोगे। जैसे आज मैंने सुबह आपसे ग्रुप में पूछा था ना कि हड़प्पा और धौलावीरा के अंदर क्या लिंक है, तो काफ़ी लोग नहीं बता पाए उसको। निर्वैर ने सही आंसर मुझे भेजा था, लिंक है धौलावीरा का साइन बोर्ड। तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज की रेस फॉर मार्केट्स ऑफ स्मॉलर नेशंस, वीक नेशंस। अरे मैंने नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब जाके दिमाग खुलेगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं इनके बीच में। हाँ इस चैप्टर में हम जानेंगे, हाँ इस चैप्टर में हम जानेंगे इसको कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है और वो इंपीरियलिज्म से कैसे अलग होता है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, कभी कभार सिर्फ पॉलिटिकल व्यवस्था को कब्जा करने से रिलेटेड एक चीज़ होती है, और कभी कभार क्या होता है कि पॉलिटिकल के अलावा जितनी मैंने सारी व्यवस्थाएं लिखी है ना, इकोनॉमिक पावर सामने वाली कंट्री की, इकोनॉमिक व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, टेरिटोरियल व्यवस्था, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेना, तो वो क्या होता है। अभी ये राज मैंने रखा हुआ जानबूझ के, मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ उसको, लेकिन हैव पेशेंस, ठीक है? जो एम था कैपिटलिस्ट कंट्री का, उनका बेसिकली ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। लेकिन इकोनॉमी की एक दिक्कत होती है भाई अपने देश में। क्या दिक्कत होती है? इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की एक दिक्कत होती है, और अल्टीमेटली इकोनॉमी की प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। क्या? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपकी चाहत से क्या होता है, आपकी एम से क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव से क्या होता है? इकोनॉमी कहाँ पर हमें आके रोक देती है? रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, यानी कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। जब आपको किसी चीज़ की भूख लगी हो, पावर एक्सपेंड करनी हो, आपको कुछ भी करना हो, तो जब आपके पास वो चीज़ खुद नहीं है, तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने ये सोचा कि क्यों ना छीन लिया जाए इसको। अगर हम इतने सक्षम हैं, अगर हम छीन सकते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को छीन लिया जाए। तो अब यहाँ पर पूरी की पूरी एक होड़ मचेगी कि जो एक्स्ट्रा वेल्थ जो जनरेट हो रही थी ऐसी कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर, it was used for the production and for some construction infrastructure development like factories building, railways development, steamships,
और दूसरी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग्स। क्रांति भी आई, कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सपेंड हुआ, डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ, एक्सपेंड हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन पावर्स का जो मकसद था कि वो अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहते हैं अफ्रीका में और अदर प्लेसेस में। अब अफ्रीका और अदर प्लेसेस की ये बात फालतू में कर रहा है, हमको पता है कि कॉलोनाइजेशन प्रोसेस ज़्यादातर कौन से देशों के साथ हुआ था, कौन से 2 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कॉलोनीज बनी थी, एशियन अफ्रीका। यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं ये शुरू से गुलाम नहीं थी कंट्रीज, है ना, आगे चलकर हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा करने आई थी क्या? व्यापार करने आई थी। तो फिर लड़ाइयां क्यों करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लोकल रूलर्स के साथ, राजा महाराजा के साथ? मुगल सल्तनत को क्यों फिर उधाड़ के फेंक दिया, क्यों गिरा दिया पूरे का पूरा? ऐसा क्यों करा फिर उन्होंने, अगर इनकी मकसद ये नहीं था कि लैंड पे कब्जा करना? याद है रॉबर्ट क्लाइव के कंटेक्स्ट में हम लोग जो आवर 3 के अंदर जो बुक पढ़ते हैं, वो खुद भी ये कहता है कि भाई मेरा मकसद ये सब नहीं है कि यहाँ पर यार मैं इतनी व्यवस्था को वो रखूँ और रोज लड़ता फिरूँ। मैं मुझे यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा वेल्थ जनरेट करनी है, और उसके लिए मैं पहले प्यार से बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमें चलाने दो। जब वो लोकल रूलर्स या फॉरेन पावर्स यहाँ पर नहीं मानती हैं तो हमें उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। याद है ना रॉबर्ट क्लाइव को वो बॉक्स, और भी भाई मतलब ये गवर्नर जो थे बंगाल के, उन्होंने ये कहा था, ये वाली बात कही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का भी ये कहना था। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब इनको ये लगा कि हमारा किसी भी वक्त दूसरे यूरोपियन देशों के साथ आमना सामना हो सकता है युद्ध के मैदान में, हमें उसके लिए अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो जिन कॉलोनीज में, अभी कॉलोनी तो वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जिन कंट्रीज में हमारी कुछ देश की प्राइवेट कंपनियां व्यापार करने गई हैं, अब क्यों ना उनके ऊपर एक पॉलिटिकल पकड़ बना ली जाए। और यहीं से शुरुआत होती है ट्रेडिंग रिलेशंस या फोर्सफुल इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने से लेकर, या फोर्सफुल तरीके से इकोनॉमिक पावर कैप्चर करने से लेकर शुरुआत होना कॉलोनियलिज्म की और इंपीरियलिज्म की। यानी कि डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, एक में इकोनॉमिक पावर पे फोकस करा जाता है और एक में इकोनॉमिक पावर के बियॉन्ड जाकर पॉलिटिकल पावर पर फोकस करा जाता है कि अब हमारा देश, अब ये देश जो है अब हम चलाएंगे, अब यहाँ के लोकल लोगों को साइड करो, हमारी उनसे दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन हमारी सक्सेस के रास्ते में, हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के रास्ते में जो भी आएगा तो वो पेला जाएगा। तो 19वीं शताब्दी के अंदर एक स्ट्राइकिंग फीचर हमें देखने को मिलता है कि जो यूरोप था, सारी की सारी जो कंट्रीज जो हैं जो कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को जो स्टार्ट करती हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं। दे इमर्ज एज डोमिनेंट पावर्स, एज कॉलोनियल पावर्स, जबकि सप्रेस्ड जो ग्रुप्स थे, जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनाइज थे, जो कॉलोनी बनी, वो बनी एशियन कॉन्टिनेंट की और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और यहीं के लोगों का शोषण हुआ। इन्हीं के कॉन्टिनेंट्स के देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक्सप्लॉइट करी गई इन यूरोपियन देशों के द्वारा। यानी कि एक बात तो हमें पता लग गई है कि रूलर कौन? यूरोप, और रूल्ड कौन? एशिया और अफ्रीकन नेशंस। यूरोप के अंदर, अब हम अगर यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट हो गया, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो 19वीं शताब्दी के अंदर जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो स्थापित हुआ वो था इंग्लैंड, क्योंकि इसके पास एक एडेड एडवांटेज था। जरा मुझे कोई बता सकता है इसकी कैपिटलिज्म के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच कंट्री? यही इंग्लैंड, ब्रिटेन, कुछ भी बोलो, यूके, है ना।
तो जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हो गई है वो एडेड एडवांटेज नहीं उठाएगा। एक इसके पीछे और रीजन है, वो क्या? एरा ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा। एरा ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा। पता नहीं क्या कमाल हुआ, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ वैसे अलग अलग सब्जेक्ट में वाली बात, कि जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग हुई ब्रिटेन के ऊपर या पता नहीं क्या हुआ। मेजर इन्वेंटर्स एक ही जनरेशन में बड़े सारे पैदा हो गए इंग्लैंड में। तो स्टीम इंजन को बनाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस को बनाने वाले, ऐसी कम से कम 64 से 90 इन्वेंशन जो थी वो ब्रिटेन में हुई। अब जब इन्वेंशन होगी तो ब्रिटेन इतनी जल्दी क्या टेक्नोलॉजी को बांट देगा किसी के साथ? बिल्कुल नहीं, पहले वो अपना फायदा करेगा, अपनी कॉलोनी के अंदर जाकर वो डेवलपमेंट लेकर आएगा, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से, कॉलोनी का फायदा नहीं करवाना है। जैसे रेलवेज जब इन्होंने भारत के अंदर स्टार्ट करी तो क्या वो भारतीयों के लिए स्टार्ट करी? बताओ, उनको सहूलियत देना चाहते थे? नहीं। जो इनलैंड ट्रेड है वो इनका आसान हो जाए और एक्सटर्नल ट्रेड भी आसान हो जाए, इन सेंस ऑफ के इन द सेंस के अंदर से जो रॉ मटेरियल मैंने जो एक्सट्रैक्ट करे ये लोग, उसको रेलवेज के थ्रू पोर्ट फैसिलिटी तक या फिर बॉर्डर्स तक, कोस्टल रीजन तक पहुंचाया जाए और वहां से शिपमेंट के थ्रू फिर वो यूरोप चल पड़ेगा वो सामान। ठीक है। अब ये जो डिमांड थी कि हमें अपनी मार्केट एक्सपेंड करनी है, रॉ मटेरियल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो कैपिटलिस्ट पावर्स के अंदर एक होड़ मच गई यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में, कि वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। अब इनका ओरिजिनल एम्पायर क्या, जो इनका ओरिजिनल देश है उसको तो खींचा नहीं जा सकता है, स्ट्रेच तो करा नहीं जा सकता, तो कैसे एक्सपेंड होगा? जहाँ जहाँ पर ये अलग अलग यूरोपियन देश अपनी अपनी कंपनीज को भेज रहे थे व्यापार करने के लिए, अब इन्होंने बोला कि तुम लोग अपने जो अर्थव्यवस्था के ऊपर उन एरियाज में पकड़ बनना चाह रहे हो उसको तो बरकरार रखो ही रखो, लेकिन अब उस कंट्री पे कब्जा करने के बारे में, उसकी पॉलिटिकल हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचो, और इसके लिए हमें रिपोर्ट दो, हमें चिट्ठे दो कि ये चीज़ कैसे होगी। ब्रिटेन के जो मोनार्क थे, किंग और क्वीन, काफ़ी टाइम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिपोर्ट मांगते थे। तो उन्होंने कहा कि सब ठीक ही चल रहा है, हमने तो बड़े सारे युद्ध में खुद भी हरा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो उनको ही लगता था कि कल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने के लिए सक्षम है, और आपको तो पता ही काफ़ी हद तक उन्होंने कर भी ली थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत को ये चीज़ समझ में आ गई, किंग और क्वीन को, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से ये इंडिया एज अ कॉलोनी नहीं चल पाएगी, और अगर हमें इनको रहने दिया, खो ही देते ऑलमोस्ट 1857 की क्रांति के वक्त, उनको ऐसा लगा मोनार्क को, तो उन्होंने इनका करियर जो था इंडिया के अंदर ख़त्म कर दिया थ्रू विच एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1858 1857 की क्रांति 1857 में हुई ना, डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया था, और उसकी परछाई याद है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट इन इंडिया और वाइसरॉय की पोस्ट, है ना, ये सब चीज़। डोंट वरी, अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, एक तरीके से लाइट इंट्रोडक्शन है, अभी आगे और पढ़ते हैं। अब राइज ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म। यूरोपियन पावर्स के अंदर एक प्रकार से एक ईगो क्लैश ये भी चल रहा था कि जिस एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर हम कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस देश के ऊपर कोई और यूरोपियन पावर जो है वो अपनी नज़र बनाकर बैठी हो, कि हमें भी यहाँ से रिसोर्सेज चाहिए, हमें यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। और एक्सप्लॉइट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा, मतलब ये एक्सप्लॉइट का मतलब वो नहीं होता कि बर्बाद करना है, यूज़ करना है, मतलब बेसिकली अपने एडेड एडवांटेज के लिए, लेकिन हम ही सिर्फ यूज़ करें और कोई पावर ना हो वहाँ पर फालतू में। ठीक है।
तो अब शुरुआत होगी मोनोपोली कैपिटलिज्म की। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मोनोपोली? वैसे मैं आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक मार्केट वाला हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर 4 सीबी सचदेवा की, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करी है, तब मैं आपको ये कराऊंगा। लेकिन फिर भी आप क्या समझते हो मोनोपोली वर्ड से? हाँ, एक ही पावर होती है मार्केट के अंदर, एक ही शॉप होती है, एक ही शोरूम होता है, एक कई दबदबा होता है। तो उसको हम लोग, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मोनोपोली समथिंग लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, कह सकता हूँ मैं ऐसा? ये है, ठीक है। तो राइज ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म 1870 के बाद, थोड़ा सा पहले विश्व युद्ध से पहले चलते हैं, अब ये सारे घटनाक्रम चल के आगे चल के पहले विश्व युद्ध का कारण बनेंगे। 1870 के बाद द अलायंस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि कोलिजन की बात हो रही है यहाँ पर, द अलायंस ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस सीकिंग प्रॉफिट्स इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड कैपिटल, ये इंपीरियलिज्म का एक एसेंशियल फीचर बना। यानी कि जो भी पावर एक तरीके से सामने वाली कंट्री के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक तो इंडस्ट्रियल सेटअप उनको बहुत अच्छा चाहिए पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब लेकिन अपने ही देश में अगर वो इंडस्ट्रियल सेटअप को बनाकर रखते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो कुल मिलाकर कैसे ना कैसे करके, चाहे हम इंडस्ट्रियल सेटअप कॉलोनी के अंदर बनाएं, चाहे अपने देश के अंदर बनाएं, भाई रॉ मटेरियल्स की पूर्ति हमारे देश से तो हो ही नहीं सकती। तो इनको मन में, मतलब इनके मन में आए, ना चाहते हुए भी हमें किसी ना किसी देश के ऊपर तो कब्जा करना ही पड़ेगा रॉ मटेरियल्स की पूर्ति के लिए। और हमें जो पैसों की आवश्यकता है अपना मार्केट बनाने के लिए, मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, जो भी चीज़ हमें चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा भी कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट कर आएगा, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर आएगा। और सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का ये एक प्रोमिनेंट फीचर बना, जो दुनिया में पुराने तौर तरीकों से, जिस प्रकार से एक देश के अंदर कुछ लोग इंडिपेंडेंट रूप से व्यापार कर लेते थे, गुड्स को, सर्विसेज को भेजना, लोगों को भेजना, जिस तरीके से चलता था एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री तक पूरा का पूरा, ये ओल्ड आइडियाज ऑफ फ्री ट्रेड कंप्लीटली कोलैप्स्ड। कॉलोनीज, जिनको कॉलोनी बनाया गया, वो तो अभी तक फ्री ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चलेगी नहीं ना। अब तो इन लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, करना शुरू कर दिया। तो यूएसए के अंदर देयर वर सम ट्रस्ट, ये विश्वास की बात नहीं हो रही है, मतलब ट्रस्ट कंपनीज की बात हो रही है, जिनको सरकार परमिशन दे देती थी। और जैसे ही, मतलब वही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा कि हम आपको पैसा भिजवाते रहेंगे, आप हमें ऐसा ऐसा करने को दो। फिर ब्रिटिश हुकूमत भी उनको सपोर्ट करती थी कि हाँ चलो तुम वॉर वगैरह लड़ते रहना, कोई टेंशन नहीं है ना, हमें बस बताते रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जो भी तुम्हारे रास्ते के अंदर आए उसको मिटा देना, अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचना। तो कुछ ऐसे ट्रस्ट बने और जर्मनी के अंदर कुछ ऐसी कार्टल्स बनी। क्या आप लोग जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, क्या आप लोग कार्टल्स के बारे में जानते हो कि कार्टल्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है? देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन कर रही है। ये लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं, हम लोग मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को फ्लक्चुएट करने की दम रखते हैं। तो लेट्स फॉर्म अ यूनिटी एंड हम इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, इस पर्टिकुलर गुड के लिए, इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक कार्टलाइजेशन के प्रोसेस में एंगेज हो जाते हैं। और हम फिर मार्केट में क्या करेंगे? मार्केट के प्राइजेस में, मार्केट में गुड्स के प्राइजेस के लिए, सर्विसेज के प्राइजेस के लिए क्या करेंगे? मैनिपुलेशन करेंगे। क्रिप्टोस की भाषा में कहें श्रेया मयूर, तो वेल्स। हाँ बिल्कुल। और कार्टलाइजेशन के बारे में डोंट वरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे जो मार्केट वाला चैप्टर मैं आपको कह रहा हूँ ना, वहाँ पर मोनोपोली, कार्टल्स, ये अलग अलग तरीके की फर्म्स होती हैं जो कि दुनिया भर की इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। हम ऐसी 6 या 8 फर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अश्वित आपको याद होगा 11-12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स, कार्टल्स, मोनोपोली, ट्रस्ट, ये सब कुछ दे रखा है वहाँ पर, है ना। तो ट्रस्ट क्या होता है? तो
ट्रस्ट क्या होता है? अ ट्रस्ट इज एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कमोडिटी। कोई भी एक जो ट्रस्ट होता है, इट पोजेसेस एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी टू इट्स ओन एडवांटेज। वही है जैसा कि मैंने ट्रस्ट और कार्टेल के बारे में आपको बताया ना। क्या बोला मैंने? पहले ही लिख दिया ना मैंने। प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की दम रखते हैं। प्राइसेस को मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं ये लोग? दे हैव कंट्रोल ओवर सप्लाई। अब कंट्रोल ओवर सप्लाई को समझते हैं जरा थोड़ा सा। होर्डिंग करना। आप लोगों को क्या लगता है टमाटर की सप्लाई कम हो गई है? टमाटर इसलिए महंगे चल रहे हैं। उसके स्टॉक को छुपा लिया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टमाटर एकदम से एप्पल के रेट से ज़्यादा शूट कर जाए। प्राइसेस को थोड़ा सा पंप करा गया इकोनॉमी में ये दिखा के कि बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई थी टमाटरों की। दो ग्रुप्स हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि पैदावार नहीं हुई है। दूसरा ग्रुप बोल रहा है हाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे, तो किस वो 2-2 रुपये 1-1 रुपये किलो के रेट पर थे, तो सप्लाई को कम करने के लिए सड़कों पे फेंक दिया गया, गाय भैंस भेड़ बकरी को खिला दिए गए, सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस शूट कर गए। इतने भी ज़्यादा शूट नहीं कर गए, ठीक है। और जो इतने ज़्यादा शूट कर गए तो कई लोग बोल रहे कि प्रोडक्शन हुई नहीं। फालतू बातें। होर्डिंग चल रही है सेफ तरीके से। जो फार्मर्स नहीं, टॉप फार्मर प्रोड्यूसर जो हैं, जो रिच फार्मर प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने पक्का कार्टेलाइजेशन अपनाई हुई है। इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। कुछ महीनों पहले नींबू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 15-20 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट डबल रेट नींबू के, है ना। एकदम से फिर कैसे डाउन हो गए। और मयूर ये चीज़ें कौन बताता है? ट्रेडिंग व्यू, है ना, चार्ट बताता है। तो इंपीरियलिज्म एंड इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। टमाटर में भी ट्रेड कर सकते हो मयूर, आप पता है? जितने भी ये, हाँ नहीं, टमाटर वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सब में ट्रेडिंग अलाउड है, ये बिल्कुल कर सकते हो आप। तो इंपीरियलिज्म एंड इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैपिटलिज्म जो था, कैपिटलिज्म की वजह से एक जो ऐसा प्रोसेस जिसको रोका नहीं जा सका, वो था इंपीरियलिज्म। अब समझते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन, ठीक है, मैं अक्सर इसका नाम बोलता रहता हूँ, आपको स्पेलिंग दिखा देता हूँ आज मैं। व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन। He was a Russian lawyer, revolutionary, politician, political theorist, who served as first and the founding head of the government of Soviet Russia from 1970 to 1924 and of the Soviet Union from 1922 to 1924. Don't worry, ये समझ में आ जाएगा। ये अर्थ USSR और USSR और रशिया क्या था, ठीक है। माँ बाप का नाम ऐसा कि स्कूल में कोई पूछे तो वो कहे, बंदा कहे कि मेरे को याद नहीं आ रहा, आप उन्हीं से पूछ लेना। तो अकॉर्डिंग टू लेनिन, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, जैसे एक बात बताता हूँ मैं, पहले मुझे ये बताओ आप लोग, सोशलिज्म का क्रूअल फॉर्म क्या होता है? अति हो जाए जब सोशलिज्म की, तब क्या बन जाता है वो? शाबाश, कम्युनिज्म।
ऐसे कैपिटलिज्म किसकी भूख होती है, मतलब जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती है उनके अंदर क्या भूख होती है, कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, अंबानी अदानी वगैरह, क्या भूख है इनकी, क्या करना चाहते हैं दिन रात, ये सोते सोते भी प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पैसा पैसा पैसा, यही करना चाहते हैं ना। जब इंसान उस पैसे, इंसान नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कंट्री, क्योंकि इंपीरियलिज्म कभी कोई पर्सन कैरी नहीं कर सकता, ठीक है, कंट्री जब ऐसे पैसों के लालच में, ऐसी पैसों की होड़ के चक्कर में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, ओवर सक्षम बनाने के लिए, ओवर डेवलप बनाने के लिए, ओवर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और अपने पास इतनी अर्थ व्यवस्था रखने के लिए, इकोनॉमिक पावर इतनी रखने के लिए, आर्थिक शक्ति, कि कल को अगर कुछ भी हो जाए तो पैसे का बोलबाला हम पर इतना रहेगा, इतने हमारे पास इतना रहेगा कि हम सामने वाली किसी भी कंट्री को हराने के काबिल है। इस प्रकार से दिन रात पैसा कमाते हैं, दिन रात कमाते हैं पैसा। जब इस चक्कर में एक देश पागल होकर इस कदर पागल हो जाए कि पैसा जितना हमारे देश से बन सकता था उतना तो हम पूरे का पूरा फुल थ्रॉटल पर अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। लेट्स एक्सप्लॉइट अदर इकोनॉमीज ऑल्सो ओनली फॉर वन पर्पस, ओनली फॉर वन पर्पस, दैट इज इकोनॉमिक पर्पस। हमें वहां पर उस कंट्री के ऊपर कब्जा तो नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पर उस कंट्री में अंदर जाकर चालाकी करके उनके रिसोर्सिस को एक्सप्लॉइट करना है फॉर द एडेड एडवांटेज ऑफ आवर कंट्री। तो यानी कि अब क्लियर हो गया होगा मयूर कि इंपीरियलिज्म क्या होता है। व्हेन यू गो फॉर ओनली इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज नोन एज इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म। बट व्हेन यू हैव एन आई फॉर द पॉलिटिकल कैप्चरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ दैट कंट्री, then that phenomenon is known as colonialism, because सामने वाली जो कंट्री जो कि दब रही है वो इंपीरियलिज्म को अलाउ नहीं करेगी ना। भगत सिंह नहीं कहता उस मूवी के अंदर श्रेया कि व्यापारी के भेष में आए हुए लुटेरे हो तुम, है ना। सोने की चिड़िया जो थी उसको ये ले गए, मतलब काइंड ऑफ वो खत्म कर दिया, मतलब इतना सोने की चिड़िया तो कुछ भी नहीं होता, मतलब भारत को कहा जाता है, लेकिन इतना वो प्रॉस्परस था देश, उसकी लंका लगा के रख दी अपने एडेड एडवांटेज के लिए। तो खेती बाड़ी और किसानी की लंका लगा के रख दी। हमारा देश का किसान जानता था इंडिगो के बारे में, खेती करता था नहीं ना। बेचारे को यह पता था कि अगर इंडिगो अगर कुछ सालों तक अगर उगा लें, कुछ पुश्तें अगर हमारी उगा लें, उस पर सिर्फ इंडिगो ही उग सकता है और कोई फूड क्रॉप नहीं उगेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता बताओ? कैश क्रॉप जहां उगा लीजिए वहां फूड क्रॉप उगता है क्या? नहीं होता ऐसा, एक्सेप्ट कुछ क्रॉप्स के लिए, वो मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा। लाइक शुगर केन की खेती वगैरह मस्त होती है, पानी वगैरह क्योंकि सिंचाई होती रहती है, पानी बहुत होता है। जूट की खेती मस्त होती है एकदम, ठीक है। लेकिन इंडिगो भाई केमिकल है वो एक प्रकार का। इंडिगो की 2 गोलियां खा लो, यमराज दिख जाएंगे सामने। चलो बेटा टाइम आ गया। बिसाइड्स बीइंग अ मार्केट फॉर सरप्लस गुड्स, जो कॉलोनीज जो थे दे सर्व अनदर पर्पस ऑल्सो। एक तो वो हमें क्या देंगे, मार्केट देंगे कि हम ओवर प्रोडक्शन कर सके गुड्स की। अभी ओवर प्रोडक्शन कैसे करेंगे गुड्स की? हम लोग रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट करेंगे उन कॉलोनी से। अपने देशों के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो एडवांटेज लेकर हमने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा दिया है, उससे हम उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स और प्रोसेसिंग करेंगे उसकी, फिर उसको यूरोपियन मार्केट के अंदर बेचेंगे। यूरोपियन मार्केट मतलब ऐसा मत समझ जाना कि उस टाइम पर कोई यूरोपियन यूनियन वो कुछ था, मतलब दूसरे देशों में इसको सप्लाई करेंगे और कभी कभार कॉलोनी में भी सप्लाई करेंगे। चीप रेट पर उनसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उनको फिनिश गुड्स फिर उसके बाद सप्लाई करेंगे हम लोग। और वो क्यों खरीदेंगे? क्वालिटी जल्दी बन जाएगा। और इसी प्रकार की जो पॉलिसी जो अंग्रेजों ने भारत के लिए अपनी, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन विच इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर फॉर रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। तो बिसाइड्स बीइंग अ मार्केट फॉर द सरप्लस गुड्स, कॉलोनी सर्व्ड अनदर पर्पस। क्या? इंपीरियलिज्म सिर्फ कॉलोनीज को लेकर नहीं था कि मतलब इनको सिर्फ मतलब किसी कंट्री में, अनजान कंट्री में जाकर वहां की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करना है कि उधर का पूरा जो इकोनॉमिक एडवांटेज है वो इनको मिले। ये बेसिकली आगे चलकर एक टोटल सिस्टम बन गया। किस चीज का भाई टोटल सिस्टम? ये एक प्रकार से इनका एक लॉजिक बन गया कि अगर हमें यहां पर अपनी आर्थिक व्यवस्था की पकड़ बनानी है, अब सामने वाली कंट्री इतनी आसानी से तो करने नहीं देगी, तो सामने वाली कंट्री को
एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारा टोटल मिलिटराइजेशन, तुम हमारी मिलिट्री के बेसिस पर सुरक्षा लोगे, और अगर रेडी नहीं हो इस चीज के लिए देन गो फॉर टोटल वॉर विद अस। अब इंडिया के अंदर कोई एक हुकूमत तो चलती नहीं थी। सबसे पहले इन्होंने किसको हराया? इन्होंने नहीं, बाहर से आई हुई पावर्स ने सबसे पहले किसको हराया? पोर्चुगीज जब आए तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर कौन था? कौन से ट्रेडर्स? अरब ट्रेडर्स। पोर्चुगीज गए, धीरे पोर्चुगीज, स्वीडन, डच, फ्रेंच, इन सबको कौन आता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दखल अंदाजी करने के लिए अभी भी कौन था बीच में? मुगल एम्पायर, फिर मराठा एम्पायर, कुछ अलग अलग एरियाज के रियासतों के जो दीवान वगैरह जो काम करते थे, इन सबको हराया। अल्टीमेटली इनको समझ में, और ये क्यों हरा रहे थे? क्योंकि लोकल रूलर्स को पसंद नहीं आ रहा था इनका इंपीरियलिज्म का तरीका, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो जब कॉलोनीज जो है इंपीरियलिज्म को ना एक्सेप्ट करें तो उनको चॉइस दी जाती थी, या तो टोटल मिलिटराइजेशन को एक्सेप्ट करो हमारी, या फिर गो फॉर टोटल वॉर विद अस। और टोटल मतलब क्यों? वो होता था जिसको क्या कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कोई भी चीज, कि अब इसको रिवर्स नहीं करा जाएगा, ये रिजल्ट देगी ये वाली चीज। जैसे क्या था वो, दीवानी राइट्स जो मिलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट टू ट्रेड ओवर बॉब, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, कौन से युद्ध के बाद मिलते हैं? शाह आलम II को कौन से युद्ध में हराया था इन्होंने? बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या वो टोटल वॉर था या फिर वो रिवर्सेबल सिचुएशन थी कि शाह आलम दोबारा खड़ा हो गया उनके सामने? टोटल वॉर। और अब जैसे सब्सिडरी अलायंस था मयूर, है ना, या फिर जिसके भी तहत इन्होंने एक एक रियासतों को, मतलब पटका, डॉक्टरी और लैब्स वगैरह करके, ये लोग क्या बोलते थे कि तुम्हारे फोर्ट्स के बाहर, तुम्हारे एरिया के बाहर किसकी मिलिट्री खड़ी होगी? हमारी, लेकिन पे कौन करेगा उसके लिए? तुम करोगे। तो क्या वो टोटल मिलिटराइजेशन था या फिर टेम्पररी मिलिटराइजेशन था? टोटल मिलिटराइजेशन। ये चीज़ है, समझ गए ना? मतलब यहाँ बात क्लियर नहीं दे रखी है, इसलिए मैं आपको छुपी हुई बात बता रहा था डिटेल में जाकर। कहानी समझ में आ रही है ना? मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो ना अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ इन सब चीज़ों को? पैरेलली समझ में आ रहा है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं यहाँ पर, है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।